गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत होगी बड़ी जानकारी के साथ, जहां गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और आज गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ समारोह से पहले भाजपा विधायकों की एक बैठक भी होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ली जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आज गुजरात में होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह है और सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। और देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात जाएंगे। नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और साथ ही साथ सीएम योगी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुजरात जाएंगे। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह है। गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे भूपेंद्र पटेल। और महत्वपूर्ण देखिए ये भी है कि योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुजरात जाएंगे और इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली से खबर आपको दे दें, मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद डिंपल यादव भी शपथ लेंगी। आज दिल्ली आएंगी नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव और लोकसभा सांसद के रूप में आज वो शपथ लेंगी। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव भी आ सकते हैं दिल्ली। नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव, जिन्होंने मैनपुरी के उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की, वो आज सांसद के रूप में शपथ लेंगी और दिल्ली पहुंचेंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वृंदावन पहुंचे। यहां पर दोनों नेताओं ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की, ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। मैनपुरी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के बाद अखिलेश पहली बार डिंपल यादव के साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश और डिंपल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और देखिए, भगवान का आशीर्वाद लिया, बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। वृंदावन की तस्वीरें हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर में अखिलेश और डिंपल दोनों पहुंचे थे। और देखिए, उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए अखिलेश और डिंपल। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ से खबर है, जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। 48 जिलों की वार्ड आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग ये लिस्ट जारी कर सकता है। आरक्षण लिस्ट में बदलाव की संभावना कम है। कल ही मुख्यमंत्री आवास पर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी और बड़ा अपडेट ये है कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। 48 जिलों की वार्ड आरक्षण की फाइनल जो सूची है वो जल्द ही जारी हो सकती है और इसमें बदलाव की संभावना काफी कम है। तो देखिए, अपने कैंप कार्यालय आज जाने वाले हैं सपा कार्यकर्ता और अपने समर्थकों से शिवपाल यादव आज मिलेंगे। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आवेदनकर्ताओं से भी शिवपाल यादव मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिवपाल यादव अपने कैंप कार्यालय में आज जाएंगे और सपा कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से भी शिवपाल यादव मुलाकात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। मैनपुरी उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सपा के महासचिव रामजी लाल सुमन ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब सभी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कमर कस लें। रामजी लाल सुमन ने मायावती के सपा और भाजपा में मिलीभगत के आरोपों पर कहा, सब जानते हैं कि कौन भाजपा के साथ है और कौन नहीं। बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। आगे आने वाले समय में ये जो वातावरण बना है खतौली और मैनपुरी में, इस वातावरण को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। नए जोश के साथ कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और ये जो जनता का संदेश है इसका फैलाव करें। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बसपा के विलय के बाद दोनों ही दल के लोग इकट्ठे हुए और नगर निकाय चुनाव में दोनों मिलकर के एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, उस पर विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से बात हुई और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निकाय के चुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे।
तो सर शिवपाल जी भी साथ में हैं, पड़ोस में मैं नितिन कोहली जी को देख रहा हूँ, वो जो लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कि अब सर क्या लग रहा है, कितनी मजबूती आई है पार्टी? देखिए, हमें बहुत खुशी है। ये अब जो काम हुआ है शिवपाल जी की पार्टी का विलय हुआ समाजवादी पार्टी में, सही मानों में ये कार्यकर्ता और जनता की भावना के अनुकूल काम हुआ है। लोग बहुत पहले चाहते थे शिवपाल जी और अखिलेश जी को एक होना, इससे एक नया वातावरण बना है और कार्यकर्ताओं में भी एक नए भरोसे का संचार हुआ है। सर मायावती ने आज ट्वीट किया और कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंदरूनी पैक्ट हो गया है और कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा है अलग सवाल है। पूरा देश और प्रदेश जानता है कि भाजपा के साथ कौन मिला हुआ है। समाजवादी पार्टी को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के खिलाफ कोई पार्टी मजबूती से लड़ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। लखनऊ से खबर आपको दे दें, राजधानी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में यात्रा निकलेगी। यात्रा में अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी शामिल होंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी में और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में यात्रा निकलेगी और इसमें प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे शामिल होंगे, जो अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर है, आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका है ये जिस पर सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। कानपुर से खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की अब मुश्किलें और बढ़ेंगी। 4 बांग्लादेशी नागरिकों का कनेक्शन इरफान सोलंकी से जुड़ा है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में 4 बांग्लादेश नागरिक आ चुके हैं। गैर कानून रूप से कानपुर में रह रहे थे 4 बांग्लादेशी और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें अभी कम नहीं होने का नाम ले रही है। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं वो 4 बांग्लादेश नागरिक जिनका कनेक्शन इरफान सोलंकी से बताया जा रहा है और ये कानपुर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। कानपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रिजवान नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद युवक बांग्लादेशी नागरिक निकला। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह बताया जा रहा है कि रिजवान कानपुर में रहते हुए कई देशों की यात्रा कर चुका है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल भी शामिल है। इसके पास से मिले कागजातों पर सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा जारी किया गया लेटर हेड भी मिला है और इसमें उसे भारतीय नागरिक बताया गया। इसी के साथ ही सपा पार्षद मन्नू रहमान की तरफ से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। युवक के पास से 3 अलग अलग नामों से उसके आधार कार्ड मिले हैं। अलग अलग नामों से 2 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। इसी के साथ ही युवक के पास से कई देशों की करेंसी भी मिली है और अगर पुलिस की माने तो मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें आगे की जांच जारी है। ऐसा व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, जो कि भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसके पास से आधार कार्डों का पाया जाना, फेक आधार कार्ड का बनना, मल्टीपल पासपोर्ट्स का होना, उसके परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स का होना और उसके द्वारा फॉरेन करेंसी रखना, एक सीमा से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश रखना और साथ में तमाम ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है मूलगंज थाने में और इस गंभीर प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं। कानपुर से खबर है, जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में गुस्सा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज विरोध करेगा। प्रदेश भर में छापेमारी का विरोध करेंगे और साथ ही साथ स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन भी देंगे। व्यापारी एकजुट होकर अपर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बीते दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि छापेमारी चल रही है जीएसटी विभाग की और व्यापारी इस छापेमारी से परेशान है। अपनी दुकानों, फर्म्स तक को बंद करने को मजबूर है। उनका कहना है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और आज इसी संदर्भ में स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं व्यापारी। तो देखिए, इस छापेमारी का व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया है। दरअसल 2 दिन पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जीएसटी छापेमारी का विरोध जताते हुए व्यापारिक संगठनों ने कहा था कि जीएसटी छापेमारी बंद होनी चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं। छापेमारी से व्यापारियों का शोषण हो रहा है।
सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा था कि नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया जाएगा। सहारनपुर में जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद का घेराव तक कर लिया। जीएसटी की छापेमारी रोकने की मांग की गई। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की धमकी तक दे दी। सहारनपुर में भी जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुए। तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारी जो पूर्व भाजपा सांसद का घेराव करते हुए नजर आए। व्यापारियों ने जीएसटी की छापेमारी को रोकने की मांग की है। व्यापारियों की सरकार, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि अब अगर किसी व्यापारी के यहाँ छापा लगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के अंदर एक एक नगर इकाई द्वारा और जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर है, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर है, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्यकर्ता आया है, ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। वाराणसी से खबर, जहां अखिलेश और ओवैसी के हेट स्पीच के मामले में सुनवाई होगी आज, और वाराणसी के सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया था और दोनों के बयानों के बाद मुकदमा दर्ज करने की मांग उठ रही थी और इस पर अब सुनवाई होगी। हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला है। वाराणसी के सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। प्रयागराज से बड़ा अपडेट, रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर आज सुनवाई है। अरबों रुपयों के फर्जीवाड़े के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जांच एजेंसियों को फटकार लगाई गई थी। सीबीआई को भी इस केस में मदद करने को कहा था। ईडी, ईओडब्ल्यू समेत 3 केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो 3 केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और अरबों रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा ये मामला है। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीएचयू में खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करेंगे। टेबल टेनिस और अन्य खेल आयोजनों का भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। अनुराग ठाकुर वाराणसी के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, और देखिए अनुराग ठाकुर बीएचयू में खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करेंगे। टेबल टेनिस और अन्य खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे अनुराग ठाकुर। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा है और काशी तमिल संगमम से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें पहुंचे, जहां पर उन्होंने काफी देर तक कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आम जनता के बीच बैठकर ताली बजाकर तमिलनाडु के कलाकारों की हौसला अफजाई करते नजर आए। आप तस्वीरें देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैसे ताली बजाकर तमिलनाडु के कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम जनता के बीच बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। हरदोई से दर्दनाक खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बाइक सवार 3 राजमिस्त्री को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के पंडरवा के पास यह हादसा हुआ। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार 3 राजमिस्त्री को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया और तीनों की मौके पर मौत हो गई। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के पंडरवा के पास हादसा हुआ है। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर यह भीषण हादसा, जहां देखिए 3 लोगों की मौत की खबर है। और बड़ी खबर यह है कि एक वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई है। गढ़ कोतवाली के फुलडी चेक पोस्ट की घटना बताई जा रही है, जहां हापुड़ में अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी और इस जोरदार टक्कर में तेंदुए की मौत हो गई है। गढ़ कोतवाली के फुलडी चेक पोस्ट की ये घटना है। तेंदुए की मौत की खबर, अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी और तेंदुए की मौत हो गई।
गाजियाबाद से खबर है, आवासीय कॉलोनी स्थित मैदान में आग लग गई। कश्मीरी एनक्लेव कॉलोनी में झाड़ियों में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आवासीय कॉलोनी में ये मैदान स्थित है, जहां पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया। कश्मीरी एनक्लेव कॉलोनी में झाड़ियों में आग लग गई। रायबरेली से खबर आपको दे दें, मां और 3 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई है। गांव के बाहर जले अवस्था में दोनों का शव बरामद हुआ। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। इसके अलावा देखिए, पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। कादीपुर कोतवाली के सूरापुर बाजार के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक मां और बच्ची की जलकर मौत हो गई। बच्ची की उम्र महज 3 साल और गांव के बाहर इन दोनों के ही शव बुरी अवस्था में मिले। मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया और फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में माता पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए तीनों के शव भेजे गए। थाना मदनापुर अंतर्गत बरेली इटावा मार्ग की ये घटना। तेज रफ्तार ने देखिए किस तरीके से माता पिता और एक बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने फिलहाल तीनों के शव को कब्जे में ले लिया। बांदा से खबर, बेटे ने पत्थर से कुचलकर मां की हत्या कर दी। सो रही मां को सगे बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आरोपी बेटा मौके से फरार है। नातिन ने खून से लथपथ शव को देखा। परिजनों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। बड़े भाई की तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिसंडा कस्बे के सरदार पटेल नगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर। मुजफ्फरनगर में तकरीबन दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। बघरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर जी द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण कराकर सभी का गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ धर्म परिवर्तन करवाया गया। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले रामपुर जनपद के निवासी इन लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 साल पहले आजम खान के द्वारा जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया गया था। आरोप ये भी लगे कि जिसके बाद इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुर्गों ने हड़प ली। अब इससे परेशान होकर आज 12 साल के बाद इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की। लखनऊ में शराब पिलाकर हथियार चुराने वाले युवकों पर कार्रवाई हुई है। 3 दोस्तों ने शराब पीकर हथियार की चोरी की थी। 2 पक्षों के बीच असलहा चोरी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने हथियारों के साथ गार्ड समेत 2 को दबोच लिया है। हथियार मालिक पवन कुमार और विजय यादव पर कार्रवाई हुई है। 3 दोस्तों ने देखिए शराब पीकर हथियार की चोरी की थी और 2 पक्षों के बीच असलहा चोरी को लेकर यह विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में शराब पिलाकर हथियार चुराने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई है। 3 दोस्तों ने शराब पिलाकर हथियार की चोरी की थी और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियार के साथ ही दोनों युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुरादाबाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डकैती की योजना बनाते 6 अपराधियों को दबोच लिया है। अपराधियों के पास से हथियार और लूट के सामान जब्त किए गए हैं। चोरी की 2 बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। मझोला पुलिस ने नया मुरादाबाद से बदमाशों को दबोचा है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार और लूट का सामान भी जब्त किया गया है। चोरी की 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। मझोला पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। और देखिए, आजमगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। महाराजगंज थाना पुलिस ने सोनू यादव को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से 10 से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी सोनू यादव को जेल भेज दिया है। 6 बदमाशों को पहले गिरफ्तार किया गया, एक बड़ी जानकारी थी, लेकिन अब देखिए 6 अपराधियों को और दबोचा गया है, जहां अपराधियों के पास से हथियार और लूट का सामान भी जब्त किया गया। चोरी की 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। मझोला पुलिस ने ये नया मुरादाबाद से बदमाशों को दबोच लिया है, जहां 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
और इनके पास से हथियार और लूट का सामान भी जब्त किया गया है। डकैती की योजना बना रहे थे 6 अपराधी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ और लूट का सामान भी मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।